हम लोग आज Hachen-Slack पाथवे यानी C4 साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। ये वीडियो देखने से पहले एक बार आप पहले फोटो रेस्पिरेशन और केल्विन साइकिल देखो, तभी आपको C4 साइकिल समझ में आएगा। अब C4 साइकिल हुआ ही इसलिए ताकि फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड किया जा सके, इसलिए पहले फोटो रेस्पिरेशन और केल्विन साइकिल देखना ज़रूरी है। शुरुआत करता हूँ ये चीज़ जो हम अपने पिछले लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि RUBP जो रुबिस्को के साथ बाइंड करता है डिपेंड करता है CO2 ज़्यादा है या O2 ज़्यादा है। जब CO2 ज़्यादा होता है तो केल्विन साइकिल और ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं। अब एनवायरनमेंट में जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो सराउंडिंग, तो उस वक्त क्या होता है कि प्लांट्स अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन अवॉइड किया जा सके। और अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया तो जो CO2 है एटमॉस्फेयर से मेसोफिल सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, और CO2 कम होने की वजह से रुबिस्को किसके साथ में रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि CO2 कम है ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है। और हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो लाइट रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, लाइट रिएक्शन ज़्यादा होगा तो एक तरफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, दूसरा स्टोमेटा बंद होने से CO2 कम हो गया, तो रुबिस्को किसके साथ बाइंड हो गया, रुबिस्को बाइंड हो गया ऑक्सीजन के साथ और प्रोसेस हुआ फोटो रेस्पिरेशन। अब केल्विन साइकिल नहीं होता। अब ये तो हो गई नॉर्मल प्लांट्स की बात, लेकिन अगर मैं बात करूं उन प्लांट्स की जो ड्राई एरियाज और ज़्यादा सनलाइट वाले एरियाज में सर्वाइव करते हैं, ड्राई और हॉट एरियाज वाले, जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो उन प्लांट्स में ऐसे एरियाज में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर ही मिलेगा, इसलिए उनको स्टोमेटा मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या रखने पड़ते हैं, क्लोज। अब अगर उन प्लांट्स में ऐसा रहा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर स्टोमेटा क्लोज रहा तो मोस्ट ऑफ द टाइम फोटो रेस्पिरेशन होगा और केल्विन साइकिल नहीं होगा, तो उससे उन प्लांट्स का प्रोडक्शन जो है शुगर का वो बहुत कम हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए प्लांट्स ने एक जो नया तरीका निकाला उसका नाम है C4 साइकिल। देखते हैं कैसे ऑपरेट होता है C4 साइकिल या Hachen-Slack पाथवे। देखिए जो सबसे खास बात है C4 साइकिल की वो है क्रेन्स एनाटॉमी। तो क्रेन्स एनाटॉमी क्या है वो सीखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले वर्ड देखता हूँ मैं क्रेन्स। क्रेन्स एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रेथ लाइक। रेथ मतलब अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को मैं एक रिंग फॉर्म में अरेंज करूँ तो उसको हम कहते हैं रेथ या फिर क्रेन्स, इसलिए इस एनाटॉमी का नाम रखा क्रेन्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेल्स है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में सेव जो है वो अरेंज्ड रहते हैं। यहाँ देखो आप, सबसे पहले मैं लीफ का एक सेक्शन दिखाता हूँ आपको जिसके अंदर ये यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको एपिडर्मिस, ठीक है, ये दोनों एपिडर्मिस हो गई, ठीक है। अब इस एपिडर्मिस के बीच वाले सेल्स लीफ में क्या कहलाते हैं, मेसोफिल सेल्स। तो अब देखिए यहाँ पर ये बीचों बीच यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वेस्कुलर बंडल्स, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। अब इन वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ एक रिंग की फॉर्म में कुछ सेल्स अरेंज्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। क्या नाम रखा, बंडल शीथ सेल। आई होप आपको ये सेल्स दिख रहे हैं, ये वाले सेल्स, ये वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ इस तरह से पूरा रिंग बनाकर रहते हैं। बिकॉज ये कट सेक्शन है इसलिए आपको बाकी का हाफ पार्ट दिख नहीं रहा, बाकी अदरवाइज ये सारे सेल इसके चारों तरफ इस तरह से रिंग बनाकर प्रेजेंट होंगे और इन सेल्स को हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स, BMC। बंडल भी, शीथ सेल भी नाम इसलिए लगा, बंडल मतलब क्या हो जाता है, वेस्कुलर बंडल, और शीथ मतलब कवरिंग, यानी वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक कवरिंग बनाने वाले सेल्स को कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। और इन बंडल शीथ सेल्स के बाहर की तरफ ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं ये है मेसोफिल सेल्स। ये तो ऐसे प्लांट्स में ये मेसोफिल सेल्स भी बंडल शीथ के चारों तरफ इस तरह से एक सर्कुलर पैटर्न में रेथ लाइक अरेंजमेंट शो करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं रेथ या फिर क्रेन्स एनाटॉमी। अब बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल में जो एक समानता है वो ये है कि इन दोनों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और ये दोनों फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेंगे। एक और फिगर दिखाता हूँ मैं आपको जिससे आपको चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर, ये बीच में जो यहाँ पे शो कर रखा है ये वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स के पास में ये जो सेल्स हैं ये सारे हमारे बंडल शीथ सेल्स हैं। और बंडल शीथ सेल के बाहर की तरफ ये जो सेल है जो इस तरह से इलोंगेटेड सेल्स और एक रिंग लाइक पैटर्न बना रहे हैं, ये जो सारे सेल्स हैं ये सेल्स है अपने मेसोफिल सेल्स। और इन दो सेल्स के बीच में यानी मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा आप समझते होंगे बॉटनी के अंदर प्लांट सेल्स के बीच में दो सेल्स के बीच का जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे ये मैंने फिगर ड्रॉ किया यहाँ पे, तो इस फिगर के अंदर आप यूँ समझ लो कि ये सेल नंबर 1 और ये सेल नंबर 2, इन दोनों के बीच में यहाँ जो मैंने कनेक्शन बताया जिससे कोई भी चीज़ सेल 1 से सेल 2 या सेल 2 से सेल 1 में आ जाती है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो इस तरह के प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं इन दोनों के बीच में ताकि चीज़ों का एक्सचेंज किया जा सके। अब इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंसेस है वही C4 साइकिल का मेन पाथवे। तो ये डिफरेंसेस अगर आप अच्छे से समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये प्लांट्स हाई लाइट इंटेंसिटी के होते हुए भी
CO2 का बहुत अच्छा फिक्सेशन कर लेते हैं और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देते। देखो सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। मेसोफिल सेल्स की बात करूँ तो मेसोफिल सेल्स में जिस तरह के दूसरे मेसोफिल सेल्स हैं उसी तरह के छोटे और ऐसे क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें ग्रेना प्रेजेंट है। ग्रेना आई होप आपको मालूम होगा। ग्रेना किसे कहते हैं हम, जो हमारे थाइलाकॉइड्स होते हैं, ये थाइलाकॉइड जब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह अरेंज होते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग ग्रेना। तो इस तरह के ग्रेना प्रेजेंट होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट है उनका साइज छोटा होता है। लेकिन BSc की मैं अगर बात करूँ तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का साइज बड़ा है और ग्रेना नहीं होता, ध्यान रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है बंडल शीट सेल्स का, उसमें ग्रेना एब्सेंट होता है। इस तरह के क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, यानी एक क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रेना एब्सेंट है तो अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। इसलिए C4 प्लांट्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाई मतलब क्या होता है, डाई का मतलब हो गया 2 और मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, यानी ऐसे क्लोरोप्लास्ट जो दो अलग अलग तरीके की मॉर्फोलॉजी शो कर रहे हैं। जो जैसे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, एक है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जो मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट है और एक है अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जो बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है। इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। जबकि इस तरह के डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट हमें C3 प्लांट्स में देखने को नहीं मिलते, जहां पे इनको हम कहते हैं मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट बढ़ता हूँ पोजीशन की, यानी इनका लोकेशन क्या है। तो हमने अभी देखा कि पहले तो वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ बंडल शीथ सेल्स है और बंडल शीथ सेल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स। नेक्स्ट वॉल की अगर मैं बात करूं तो मेसोफिल सेल्स की वॉल एक नॉर्मल प्लांट सेल के वॉल जैसी ही रहती है, जिससे आराम से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल है। बट बंडल शीथ सेल्स एक ऐसे सेल है जिसमें काफ़ी थिक वॉल है और वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, यानी बंडल शीथ सेल के अंदर कोई गैस नहीं आ सकती और वहाँ से बाहर कोई गैस जा नहीं सकती। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा वो मैं थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। नेक्स्ट बात करूंगा लाइट रिएक्शन की। तो देखो मेसोफिल सेल्स में नॉर्मल ग्रेना प्रेजेंट है तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन होगा, बिकॉज हम जानते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में लाइट रिएक्शन होती है, वहीं पे पिगमेंट्स होते हैं। जबकि बंडल शीथ सेल्स में ग्रेना है ही नहीं, तो जब ग्रेना नहीं है तो वहाँ पर लाइट रिएक्शन नहीं हो पाता। अब बिकॉज लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेसोफिल सेल में ऑक्सीजन बनता है बट बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन नहीं बनता। अब मेसोफिल सेल जो है अपना उसमें और बंडल शीथ सेल के अंदर जो CO2 फिक्स करने वाला एंजाइम है उसमें डिफरेंस है। ध्यान रखना, मेसोफिल सेल्स के अंदर पेप्केज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि फिक्सेशन करेगा CO2 का, जबकि बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होता है रुबिस्को। ध्यान से सुनिएगा, ये नीट का क्वेश्चन भी है। बंडल शीथ सेल में क्या प्रेजेंट है, रुबिस्को, और मेसोफिल सेल में क्या प्रेजेंट है, पेप्केज। अब इससे फायदा क्या होगा अल्टीमेटली वो हम अभी मैकेनिज्म में आपको मैं अभी थोड़ा सिखाता हूँ। फिलहाल आपको क्या चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो ये कि ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती किसके अंदर, बंडल शीथ सेल के अंदर। दूसरा, रुबिस्को प्रेजेंट होता है केवल बंडल शीथ सेल में, रुबिस्को मेसोफिल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। अब इससे होने वाला फायदा क्या है वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा मेसोफिल सेल्स की। देखो मेसोफिल सेल के अंदर लाइट रिएक्शन होगी बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। अब लाइट रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। अब अगर ऑक्सीजन रिलीज होगा, फोटो रेस्पिरेशन कब हुआ था, C3 प्लांट्स का प्रॉब्लम ये है कि जब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो रुबिस्को उस ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर फोटो रेस्पिरेशन करता है। बट C4 प्लांट्स में हमने क्या किया कि C4 प्लांट्स में हमने लाइट रिएक्शन तो किस में करवा रहे हैं, मेसोफिल सेल्स में। और मेसोफिल सेल्स अगर आपको याद हो, हमने अभी देखा कि मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को होता ही नहीं। अब जब रुबिस्को है ही नहीं तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही नहीं होगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होगा तो फोटो रेस्पिरेशन होने का कोई भी चांस पॉसिबल नहीं हो सकता। आई होप चीज़ क्लियर है। वापस बता रहा हूँ, मेसोफिल सेल्स में लाइट रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, बट रुबिस्को हमने कहाँ रखा हुआ है, बंडल शीथ सेल में। तो रुबिस्को और ऑक्सीजन का आपस में जब कोई कांटेक्ट ही नहीं है तब जो है अपना फोटो रेस्पिरेशन होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए ये प्लांट्स ने अब एक चीज़ तो क्या कर दी, फोटो रेस्पिरेशन का खेल ही खत्म कर दिया, फोटो रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता। अब एक और स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या कर रहे हैं कि CO2 जब मेसोफिल सेल में पहुंचेगी तो ये पेप्केज एंजाइम इसको फिक्स करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है। वो प्रोडक्ट कौन सा है मैं थोड़ी देर में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। एक कंपाउंड बना दिया, उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, CO2। क्यों, क्योंकि CO2 ही रिएक्ट करके वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर आ चुकी है। अब इस कंपाउंड को मेसोफिल सेल से कहाँ लेके आएंगे हम, बंडल शीथ सेल के अंदर। कैसे, क्योंकि दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा
प्रेजेंट है तो आराम से आप उस कंपाउंड को मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में लेकर आ जाओगे। अब बंडल शीथ सेल में हमने क्या रखा है, रूबिस्को, ठीक है। अब बिकॉज बंडल शीथ सेल में अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है तो वहां पे लाइट रिएक्शन हो ही नहीं सकती, लाइट रिएक्शन हो ही नहीं सकती तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो रूबिस्को उसके साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकता। और प्लस हमने थोड़ी देर पहले देखा कि बंडल शीथ के जो सेल्स हैं उनकी जो वॉल है वो इम्परमिएबल होती है गैसेस के लिए, तो ऑक्सीजन भी मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में आ ही नहीं सकती, तो रूबिस्को उसके साथ बाइंड होने का कोई चांस है ही नहीं। उसके अलावा जो मैंने कंपाउंड थोड़ी देर पहले बनाया था मेसोफिल सेल में, उसको मैं कहाँ लेके आया हूँ, बंडल शीथ सेल के अंदर। तो बंडल शीथ सेल में लाने के बाद में मैं उस कंपाउंड में से CO2 वापस निकाल लूंगा, और जब CO2 वापस निकालूंगा तो धीरे धीरे इस मैकेनिज्म की वजह से बंडल शीथ सेल में CO2 का लेवल बढ़ता गया। ऑक्सीजन ना तो बनने दी और ना ही ऑक्सीजन को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने दिया, और उसके अलावा इस सेल में हम लोग लगातार CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म, यानी एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम CO2 को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बंडल शीथ सेल के अंदर। अब रूबिस्को के पास केवल एक ही चांस बचा, और वो ये कि रूबिस्को रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और करेगा केल्विन साइकिल। मैंने अपने पहले ही वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था उस वक्त क्लियर कर दिया था कि केल्विन साइकिल यूनिवर्सल साइकिल है, वो चाहे C3 प्लांट्स हो, C4 प्लांट्स हो या कैम प्लांट्स हो, सब में केल्विन साइकिल तो होगा ही होगा। तो C4 प्लांट्स में भी बेसिकली केल्विन साइकिल ही होता है, बट केल्विन साइकिल होता किस सेल में है, बंडल शीथ सेल में, मेसोफिल सेल में केल्विन साइकिल नहीं होता। दूसरी ओर रूबिस्को को ऑक्सीजन तो कहीं से मिल ही नहीं रही, तो जब ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही तो फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर नहीं हो सकता। तो दिस इज हाउ C4 प्लांट्स अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। अब बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल ही वेस्ट प्रोसेस है, तो जो C4 प्लांट्स का जो एक वेस्टफुल प्रोसेस है उनको अवॉइड करके C4 प्लांट्स अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर ले। नेक्स्ट चलता हूँ, आपके सामने दो सेल्स और दो सेल्स के बीच में मैंने प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन शो कर रखे हैं आपको। यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये तो हो गया बंडल शीथ सेल और ये हो गया मेसोफिल सेल, और इन दोनों के बीच के में जो सेल्स में कनेक्शन है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। शुरुआत कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो जो सबस्ट्रेट है उसका नाम है PEP यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। थोड़ा सा अगर आप दिमाग को इधर उधर चले आओ, फोटोसिंथेसिस से बाहर लेके जाओ, तो आपको याद होगा आपने फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कहाँ पढ़ी है, आपने पढ़ी है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो 9th प्रोडक्ट बनता है, जो मतलब यूँ मान लो जो सबसे लास्ट स्टेप है उससे जस्ट पहले, तो वो PEP या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ही रहता है। और अगर आपको याद हो तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है उसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। अब यहाँ पर जो एंजाइम है जो CO2 फिक्स करेगा उसका नाम क्या है, पेप्केज। पेप्केज क्यों बोला, बिकॉज इट इज़ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है, PEP इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, C इज कार्बोक्सी और फिर ASE एंजाइम को डिनोट करता है। तो दिस इज पेप्केज। अब देखो रूबिस्को के नाम में मैंने सबसे लास्ट में ऑक्सीजनेज भी लगाया था क्योंकि वो ऑक्सीजनेशन करता है, बट पेप्केज में हमने ऑक्सीजनेज नहीं लगाया, मतलब पेप्केज कभी भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। आई होप पॉइंट क्लियर है। अब पेप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पेप्केज एंजाइम की हेल्प से जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनाएगा उसमें कितने कार्बन होंगे, उसमें डेफिनेटली कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, इसीलिए हम इस साइकिल को क्या कहते हैं, C4 साइकिल। और उस कंपाउंड का नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जिसमें 4 कार्बन है। अब यहाँ पर आपको पता ही होगा, इधर पेप में थे 3 कार्बन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में हो गए 4 कार्बन, तो एक एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ से आया, तो एक एक्स्ट्रा कार्बन आया जो सबसे पहला जो रिएक्शन ही कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, CO2 ही तो रिएक्ट करा था फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ, तो यहाँ से CO2 का एक कार्बन और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के 3 कार्बन मिलके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के 4 कार्बन बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो पेप्केज है उसकी हेल्प से एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें CO2 फिक्स हो जाता है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, अभी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, और ये मैलिक एसिड अब इसमें भी 4 कार्बन होंगे, और ये मैलिक एसिड का जो स्टेप है इस फॉर्मेशन में आपको चाहिए होगा एक NADPH मॉलिक्यूल। तो NADPH मॉलिक्यूल यूज़ करके हम लोग एनर्जी कंज्यूम करके मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये मैलिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से कहाँ पे आ जाएगी, बंडल शीथ सेल के अंदर, और सारा गेम यहाँ पे खेलेंगे हम लोग। कैसे, यहाँ पे हमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, इसलिए मैं करूँगा मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ CO2। तो जो मैलिक एसिड है उसमें से CO2 निकल जाएगी और जो कंपाउंड बना उसका नाम है पायरुविक एसिड। अब बिकॉज मैलिक एसिड में 4 कार्बन है, एक CO2 निकल चुका है, तो पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन। पायरुविक एसिड भी अगर आपको याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस का जो सबसे लास्ट प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड ही
रहता है। तो बस चीज़ें वही है, काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, तो आप ध्यान रखिए। अब मैलिक एसिड जैसे ही पायरुविक एसिड बना, हमने देखा कि CO2 का फॉर्मेशन हुआ। अब बंडल शीथ सेल में धीरे धीरे CO2 बढ़ने लगेगा, और बिकॉज यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट है और रुबिस्को को केवल CO2 मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो रुबिस्को केवल और केवल एक ही स्टेप करता है और वो है केल्विन साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन वो नहीं करेगा। उसके बाद में हम इस पायरुविक एसिड को वापस प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से लेके जाएंगे मेसोफिल सेल में, और मेसोफिल सेल में पायरुविक एसिड से हम बनाएंगे फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, PEP पायरुवेट। अब आपको पता होगा कि किसी भी एसिड के लिए हम लोग जो डायरेक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं वो होता है पायरु, मतलब एट लगा सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड को एसिटेट कह सकते हो आप, वैसे ही पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी बोल सकते हैं। तो पायरुविक एसिड से बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, यानी पायरुविक एसिड में आपने बेसिकली क्या कर दिया, एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, और फॉस्फेट ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ATP, यानी ATP से जब ADP बनेगा तब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है, और ये फॉस्फेट पायरुविक एसिड के साथ बाइंड होकर क्या बना देगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिससे PEP का रीजनरेशन हो गया। तो ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कोई कंबरसम रिएक्शन या ऐसी रिएक्शन है जो आपको याद नहीं होगी। है ही कितने प्रोडक्ट्स, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, पायरुविक एसिड, और फिर वापस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो आई होप आपको चीज़ क्लियर है। अभी सिग्निफिकेंस क्या है इस साइकिल का, इंपॉर्टेंस क्या है वो देखो हमने क्या बात की कि उन प्लांट्स की बात की जो ड्राई एरियाज में सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इन प्लांट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोमेटा क्या करने पड़ते हैं, क्लोज करने पड़ते हैं, ताकि ट्रांसपीरेशन को अवॉइड किया जा सके। अब CO2 जो है ट्रांसपीरेशन अवॉइड करने के चक्कर में स्टोमेटा बंद कर दिया। स्टोमेटा बंद करते ही CO2 जो है मेसोफिल सेल्स में कॉन्सेंट्रेशन उसका कम होने लगेगा। अब जब कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा तो वहाँ पर जो है फोटो रेस्पिरेशन नहीं हुआ। अब देखो हमने क्या किया, बंडल शीथ सेल में CO2 बढ़ा दिया, जिससे वहाँ पर क्या हो गई, केल्विन साइकिल। मेसोफिल सेल के अंदर जो है हमने मैलिक एसिड बनाया, उसको बाद में वहाँ पे ट्रांसफर किया। अब जब फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो फोटो रेस्पिरेशन की जगह पर क्या हो रहा है, केल्विन साइकिल। और केल्विन साइकिल होने की वजह से जो एफिशिएंसी है शुगर फॉर्मेशन की C4 प्लांट्स में वो ज़्यादा हो गई, और साथ साथ में फ़ायदा क्या हो गया, वाटर कंजर्वेशन का। एक तरीका ये भी हो सकता था सीधा सीधा कि स्टोमेटा ही ओपन कर दो, स्टोमेटा ओपन कर दो तो CO2 अंदर आ जाएगी, CO2 अंदर आ जाएगी तो रुबिस्को ऑक्सीजन की जगह CO2 के साथ बाइंड हो जाएगा। बट मजबूरी है, स्टोमेटा नहीं ओपन कर सकते, तो C4 प्लांट्स के इस मैकेनिज्म की हेल्प से C4 प्लांट्स ने दो काम एक साथ कर लिए। एक तो ट्रांसपीरेशन भी अवॉइड कर लिया, यानी वाटर कंजर्वेशन भी हो गया, और उसके साथ साथ में उन्होंने अपना जो शुगर फॉर्मेशन का एफिशिएंसी है वो भी साथ में इंक्रीज कर लिया। तो ये C4 साइकिल का सिग्निफिकेंस होता है। अब यही रीज़न है कि C4 प्लांट्स बहुत अच्छे से अडेप्ट कर चुके हैं हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी में। C4 प्लांट्स की मैं बात करूं नेक्स्ट, तो फटाफट एक बार देख लेते हैं। देखो चाहे C4 प्लांट्स हो, C3 प्लांट्स हो, मेन CO2 फिक्सेशन पाथवे हमेशा कौन सा रहेगा, केल्विन साइकिल। और C4 प्लांट्स हमने देख लिया कहाँ कौन से एरियाज में मिलेंगे आपको, हॉट और ड्राई एरियाज में। जो बेसिकली अगर हम अर्थ की बात करें, इस प्लेनेट की बात करें, तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज है जो हॉट और ड्राई रहते हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज हम किसको कहते हैं, आप इस मैप में क्लियर देख सकते हो कि ये जो बेल्ट है बीच वाला, दिस इज ट्रॉपिकल बेल्ट, और ये है सब ट्रॉपिकल बेल्ट। तो ये जो बेल्ट है इसमें आपको बेसिकली जो क्लाइमेट मिलता है वो मिलता है हॉट एंड ड्राई, इसलिए यहाँ पर C4 प्लांट्स एडेप्ट हो रखे हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो बच्चे करते हैं कि ये इसमें सर मोनोकॉट्स आते हैं या डाइकॉट्स आते हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये क्लासिफिकेशन उस बेस पे नहीं है, समझ रहे हो। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों के अंदर ही C4 प्लांट्स हैं। और जो सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में वो है शुगरकेन, मेज, सोरगम और एमरेंट। अगर आप अपने को रिलेट करना चाहो इनके साथ में, तो शुगरकेन आपने देखा होगा गन्ना, मेज मक्का को बोलते हैं, सोरगम बोलते हैं जवार को, और एमरंथ भी आपने सुना होगा राजगीरा। तो राजगीरे का जो आटा आता है बेसिकली ये सब ग्रेन्स हैं, राजगीरा और ज्वार। तो ये उसमें आपने जो हिंदी नेम्स सुने होंगे इनके, तो ये सारे के सारे C4 प्लांट्स हैं। अब C4 प्लांट्स का ऑब्वियसली बायोमास प्रोडक्टिविटी है जो वो है जो ज़्यादा होता है C4 साइकिल की वजह से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का एफिशिएंसी इन्होंने इंक्रीज़ किया है। कुछ सवाल जो मोस्ट टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन C4 प्लांट्स में कहाँ कहाँ होता है, तो सिंपल सा जवाब है लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, मेसोफिल सेल्स में, और डार्क रिएक्शन मेसोफिल सेल में भी होगा और बंडल शीथ सेल में भी होगा, क्योंकि बंडल शीथ सेल में भी CO2 का फिक्सेशन हुआ है।
नेक्स्ट सवाल है कि कितनी बार कार्बोक्सिलेशन होता है C4 प्लांट्स में, तो 2 बार होता है, एक बार मेसोफिल सेल्स में और एक बार BSC के अंदर। BSC की तो रुबिस्को और मेसोफिल सेल्स में पेप्केज, और BSC के अंदर इनफैक्ट डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, किसका, मैलिक एसिड का। डिफरेंसेस देख लेते हैं एक बार C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में। देखो वीडियो देखो, डिफरेंसेस मेरे बताने से पहले खुद सोचो इसके बारे में, वीडियो पॉज करते करते अपने आंसर्स दो, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू करो। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर बताओ C3 प्लांट्स में, तो हम कहेंगे सर RUBP जो 5 कार्बन का बनता है, और C4 प्लांट्स में फॉस्फोनिल पायरुवेट जिसमें 3 कार्बन है। नेक्स्ट है सबसे पहला प्रोडक्ट, तो C3 प्लांट्स में 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और C4 प्लांट्स में 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और इसीलिए इनके ऐसे नाम भी हैं साइकिल्स के। क्लोरोप्लास्ट, तो C3 में आप बोलोगे मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट और C4 में बोलोगे डाइमॉर्फिक, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। क्रैन्स एनाटॉमी C3 में नहीं होता, C4 में होता है। फोटो रेस्पिरेशन C3 में होगा, C4 में नहीं हो सकता। CO2 यूटिलाइजेशन, मतलब कौन से प्लांट्स CO2 को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, तो C3 प्लांट्स लेस एफिशिएंट है, C4 प्लांट्स का एफिशिएंसी ज़्यादा है। रीज़न CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म। एनर्जी एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो इस मामले में C3 प्लांट्स की जो एनर्जी यूज़ करता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए, C3 प्लांट्स कम है और C4 प्लांट्स ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। तो 18 ATP और 12 NADPH C3 में है, और उसके से ज़्यादा C4 प्लांट्स 30 ATP और 12 NADPH। अब चाहे एनर्जी एक्सपेंस ज़्यादा हो C4 प्लांट्स में, फिर भी एफिशिएंसी ज़्यादा है, बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन नाम का एक वेस्ट प्रोसेस जिसमें अननेसेसरी एनर्जी यूज़ होती थी, वो प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता। और CO2 फिक्सिंग एंजाइम की बात करें तो C3 में रुबिस्को और C4 प्लांट्स में रुबिस्को और पेप्केज। नेक्स्ट एक टेबल दे रखा है NCERT में, जो NCERT ने कंप्लीट नहीं किया है। उसमें NCERT ने एक तरफ करेक्टर्स, फिर आपको ही वो टेबल फिल करने को कहा गया है C3 प्लांट्स, और एक तरफ C4 प्लांट्स में। तो बहुत से बच्चों को उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो मैं टेबल भी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो इस टेबल में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे वो मैंने पिछले अभी जस्ट जो डिफरेंसेस थे उसमें कवर कर लिए, तो जो कवर नहीं हुए वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले NCERT ने पूछा है कि सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस, कि कौन से सेल में केल्विन साइकिल होता है। तो C3 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स, वहाँ तो डिफरेंशिएशन ही नहीं है, और C4 प्लांट्स में हमने अभी देखा BSC। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि जो सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन हुआ है, यानी इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, वो कहाँ होता है, तो दोनों ही में केस में मेसोफिल सेल्स के अंदर। कितने सेल के टाइप्स होते हैं जो CO2 फिक्सेशन करते हैं, तो C3 में केवल 1 और C4 में 2। कौन कौन से, मेसोफिल और BSC। कौन से सेल्स में रुबिस्को होता है, तो C3 में तो मेसोफिल, C4 में BSC। CO2 फिक्सेशन रेट, अब जो मैं आगे 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। पहला वो पूछ रहा है कि जब हाईलाइट कंडीशंस होगी तो CO2 फिक्सेशन रेट कैसी होगी यहाँ पे। अब बिकॉज हाईलाइट कंडीशन है, तो हाईलाइट्स कंडीशन में C3 प्लांट्स में हम जानते हैं कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हाईलाइट होगी तो वहाँ पर स्टोमेटा बंद हो जाता है। स्टोमेटा बंद होगा तो CO2 कम होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा है हाईलाइट में क्योंकि लाइट रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है और केल्विन साइकिल कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो CO2 फिक्सेशन रेट है वो मीडियम हो गई। लेकिन C4 प्लांट्स को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसके केस में तो हाई रेट रहता है CO2 फिक्सेशन का। क्या फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा लो लाइट इंटेंसिटीज़ में, तो आप सोचिए लाइट इंटेंसिटी कैसा है, कम, तो क्या फोटो रेस्पिरेशन होगा। तो C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन तभी होता है जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो मैं कहूँगा नहीं, लो लाइट इंटेंसिटी पे तो C3 प्लांट्स में नेग्लिजिबल फोटो रेस्पिरेशन है। C4 प्लांट्स में तो वैसे भी नेग्लिजिबल ही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर C4 प्लांट्स में नेग्लिजिबल की जगह तो आपको लिखना चाहिए था एब्सेंट, बट एब्सेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपके NCERT ने 3 ही ऑप्शन दिए थे, नेग्लिजिबल, हाई या मीडियम, तो उन 3 में से जो बेस्ट आंसर था वो था नेग्लिजिबल। नेक्स्ट है कि क्या हाईलाइट इंटेंसिटी पे फोटो रेस्पिरेशन होगा, तो बिल्कुल C3 प्लांट्स में हाईलाइट इंटेंसिटी होगी तो फोटो रेस्पिरेशन हाई होता है, जबकि C4 प्लांट्स में तो उस वक्त भी नेग्लिजिबल है। यानी बेसिकली C4 प्लांट्स का फोटो रेस्पिरेशन से अब कोई लेना देना नहीं रहा। क्या फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी जब वो कह रहा है CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या फोटो रेस्पिरेशन होगा, तो C3 प्लांट्स में हम कहेंगे बिल्कुल हाई चांसेस है, क्योंकि CO2 कम होगा तो रुबिस्को O2 के साथ में बाइंड होगा, और C4 प्लांट्स में तो अगेन नहीं, नेग्लिजिबल, पॉसिबिलिटी नहीं है। और लास्ट पॉइंट वो कह रहा है कि क्या फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे, तो C3 में बोलेंगे कि अगर हाई CO2 है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, नेग्लिजिबल, और C4 में तो वैसे भी नेग्लिजिबल। तो आई होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर है।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अच्छे से पढ़ाई करो, कंसेप्ट पे फोकस करते रहो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।